हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम कक्षा 10वीं की ज्योग्राफी भूगोल का अड़ा है शक्ति यानी कि ऊर्जा संसाधन का अभ्यास प्रश्न पे आए हैं। का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। का क्वेश्चन नंबर 1 है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क, असम। ओके, फिर आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ग, राणा प्रताप सागर। ठीक है, फिर आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, कोयला। ओके, ये भी आई है, ये एग्जाम में आता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, विद्युत। बुक में 4 ऑप्शन रहेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, विद्युत। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, क्या है? तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा घ, सौर ऊर्जा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों के पास, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा क, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है, कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों के पास, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क, एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, खनिज तेल हेतु। सही आंसर सब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, डिगबोई। और डिगबोई कहाँ है? तो असम में है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ये भी एग्जाम में आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, पेट्रोलियम। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, सतलज नदी पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, तो कौन सा है? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क, तुंगभद्रा। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, बरौनी। क्वेश्चन नंबर 15 है आप लोगों के पास, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा घ, जादूगोड़ा। ये भी एग्जाम में आता है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क, तारापुर। क्वेश्चन नंबर 17 है आप लोगों के पास, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, राजस्थान। ये भी वीवीआई है, एग्जाम में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ख, खंभात की खाड़ी। ओके, गलती से लिखा गया यहाँ पे संभात, आप लोग खंभात कर लीजिएगा, आप लोग यहाँ पे खंभात कर लीजिएगा इस तरह से, कभी कभी गलती से हो जाता है। ओके, आप लोग खंभात कर लीजिएगा। फिर देखिए हम लोग चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा के तीन तीन उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, पारंपरिक ऊर्जा के उदाहरण पेट्रोलियम, कोयला तथा प्राकृतिक गैस, तथा गैर पारंपरिक यहाँ पे ऊर्जा के उदाहरण गर्म झरने, पवन तथा ज्वारीय शक्ति। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गोंडवाना समूह के कोयले गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल है। तो इन सभी राज्यों में कोयला पाए जाते हैं, परंतु इनमें से झारखंड के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं झरिया, बोकारो, गिरिडीह,
कर्णपुरा, रामगढ़ है तथा दूसरा उत्तरी छत्तीसगढ़ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र क्रमशः चिरीमिरी, कुर्सिया, विश्रामपुर, झिलमिली, सोनहाट, लखनपुर तथा दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हासदो, अरंड एवं मोड़, रायगढ़ दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कोयला क्षेत्र हैं। ओके, फिर आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी बना सकते हैं, बहुत ही एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 है, झारखंड राज्य के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम अंकित कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है, कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। ये VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ठीक है। इसे आप लोग याद कर ले, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के पास, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम से गैसोलीन, डीजल, किरासन तेल, स्नेहक, कीटनाशक दवाएं और सिंपल दवाएं, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक आदि वस्तुओं का निर्माण होता है। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या है, सागर सम्राट क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सागर सम्राट क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा समुद्र में सागर सम्राट नामक एक मंच बनाया गया है जो एक जलयान है और पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या है, किन्हीं 4 तेल शोधक कारखाने का स्थान निर्दिष्ट कीजिए। जिसका उत्तर हो जाएगा पानीपत, मथुरा, बरौनी तथा नुमालीगढ़। ओके, फिर आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या है, जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक हैं। तो उत्तर हो जाएगा जल विद्युत उत्पादन के लिए सदावाहिनी नदी में प्रचुर जल की राशि, नदी मार्ग में ढाल, जल का तीव्र वेग, प्राकृतिक जलप्रपात का होना, अनुकूल भौतिक दशाएं हैं जो पर्वतीय एवं हिमानीकृत क्षेत्रों में पाया जाता है। ये मुख्य कारक है। फिर आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि VVI क्वेश्चन है, नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन हम आप लोगों के सामने दे रही हूँ। तो उत्तर हो जाएगा नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत नदियों पर बराज बनाकर ऐसा उपाय किया जाता है जिससे सिंचाई के साथ बिजली उत्पन्न किया जाता है। पनबिजली, बाढ़ की रोकथाम करना, मिट्टी का कटाव रोकना, मछली पालन, नहर के निर्माण द्वारा यातायात की सुविधा बढ़ाना और पर्यटन उद्योग हेतु रमणीक स्थानों का निर्माण आदि अनेक लाभ एक ही समय साथ साथ लिया जा सके तो ऐसी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। ओके, फिर आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या है, 10 है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाएं किन किन राज्यों में अवस्थित है। हीराकुंड, तुंगभद्रा एवं रिहंद। बुक में दिया हुआ रहेगा। तो उत्तर हो जाएगा हीराकुंड है उड़ीसा राज्य में अवस्थित है और तुंगभद्रा कर्नाटक राज्य में अवस्थित है और रिहंद उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों के पास, ताप शक्ति क्यों समाप्त संसाधन है। तो उत्तर हो जाएगा ताप शक्ति समाप्य संसाधन है क्योंकि यह पृथ्वी पर से जल्द ही खत्म होने के कगार पर है। ओके, फिर आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या है, परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है। तो उत्तर हो जाएगा इल्मेनाइट, वेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनाजाइट आदि खनिजों से परमाणु शक्ति प्राप्त होता है। फिर आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या है, मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है। उत्तर हो जाएगा मोनाजाइट भारत के केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्य के तटीय क्षेत्रों में यह उपलब्ध है। ओके, नदी के किनारे या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आप लोगों के पास,
सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? तो उत्तर हो जाएगा जब फोटोवोल्टाइक सेलों में विपासित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? सिंपल सा आंसर है जब फोटोवोल्टाइक सेलों में विपासित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आए हैं। भारत के किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं? तो उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में है। आइए अब हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे क्या है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 है शक्ति संसाधन का वर्गीकरण विभिन्न आधारों के अनुसार सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा शक्ति संसाधन के वर्गीकरण के विविध आधार हो सकते हैं। उपयोग स्तर के आधार पर शक्ति दो प्रकार है सतत शक्ति एवं समापनीय शक्ति। सौर किरणें, भूमिगत ऊष्मा, पवन, प्रवाहित जल आदि सतत शक्ति स्रोत हैं, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं विखंडनीय तत्व समापनीय शक्ति स्रोत के उदाहरण हैं। फिर देखिए, उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा के दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला, प्राथमिक ऊर्जा जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा रेडियोधर्मी खनिज आदि तथा दूसरा, गौण ऊर्जा जैसे विद्युत, क्योंकि यह प्राथमिक ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। फिर देखिए, स्रोत की स्थिति के आधार पर शक्ति संसाधन के दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला, क्षयशील शक्ति संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा आणविक खनिज आदि तथा दूसरा, अक्षयशील यानी कि शक्ति संसाधन जैसे प्रवाही जल, पवन, लहरें, सौर शक्ति आदि। ठीक है। फिर है, संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा के दो स्रोत हैं, जैविक ऊर्जा स्रोत तथा अजैविक ऊर्जा स्रोत। मानव एवं प्राणी शक्ति को जैविक तथा जल शक्ति, पवन शक्ति और शक्ति तथा ईंधन शक्ति, खनिज ऊर्जा आदि को अजैविक शक्ति स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। शक्ति के स्रोतों को समय के आधार पर पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक शक्ति संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। फिर देखिए, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस पारंपरिक तथा सूर्य, पवन, ज्वार, परमाणु ऊर्जा तथा गर्म झरने आदि गैर पारंपरिक शक्ति संसाधन के उदाहरण हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। भारत में पारंपरिक शक्ति के विभिन्न स्रोतों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। उत्तर हो जाएगा कोयला शक्ति और ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। 1 जनवरी 2008 तक भारत में 1200 मीटर की गहराई तक पाए जाने वाले कोयले का कुल अनुमानित भंडार 26,454 करोड़ टन आंका गया। 2007 से 8 में कोयले का कुल उत्पादन 456.373 मिलियन टन था। फिर देखिए, भूगर्भिक दृष्टि से भारत के समस्त कोयला भंडार को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला है गोंडवाना समूह। गोंडवाना समूह, इस समूह में भारत के 96% कोयले का भंडार है तथा कुल उत्पादन का 99% भाग प्राप्त होता है। यहाँ के कोयले का निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व में हुआ था। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मुख्यतः 4 नदी घाटियों में पाए जाते हैं। पहला है दामोदर घाटी, दूसरा है सोन घाटी, तीसरा है महानदी घाटी, चौथा है वार्धा गोदावरी घाटी। फिर अब हम लोग चलते हैं टर्सरी समूह पे। टर्सियरी समूह, गोंडवाना समूह के बाद टर्सियरी समूह के कोयले का निर्माण हुआ। यह 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है। टर्सियरी कोयला मुख्यतः असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पाया जाता है।
ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है? 3 है, गोंडवाना काल के कोयले का भारत में वितरण पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर हो जाएगा झारखंड। कोयले के भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में पहला स्थान है। यह देश का 30% से भी अधिक कोयला का सुरक्षित भंडार है तथा उत्पादन 23% से अधिक है। झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़ इस राज्य के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र का कुछ भाग इसी राज्य में पड़ता है। फिर देखिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सुरक्षित भंडार की दृष्टि से इस राज्य का स्थान तीसरा है, किंतु उत्पादन में यह भारत का दूसरा बड़ा स्थान है। यहाँ देश का 15% सुरक्षित भंडार है, लेकिन उत्पादन 16% होता है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के मुख्य कोयला क्षेत्र चिरीमिरी, कुर्सिया, विश्रामपुर, झिलमिली, सोनहाट, लखनपुर आदि है। हासदो, अरंड, कोरबा एवं मांड रायगढ़ दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कोयला क्षेत्र हैं। फिर देखिए उड़ीसा। उड़ीसा में देश का 1/4 कोयले का भंडार है, पर उत्पादन मात्र 14.6% ही होता है। तालचर में कोयले का विशाल भंडार है, पर यह उच्च कोटि के न होने के कारण भाप एवं गैस बनाने के काम में आता है। महाराष्ट्र। यहाँ भारत का मात्र 3% कोयला सुरक्षित है, पर उत्पादन देश का 9% से भी अधिक होता है। इस राज्य में अधिकतर कोयला चांदा, वर्धा, कांपटी तथा बंदेर से प्राप्त होता है। फिर देखिए मध्य प्रदेश। इस राज्य में देश का मात्र 7% कोयले का भंडार है, क्योंकि अधिकांश कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चला गया है। यहाँ अब प्रमुख कोयला उत्पादन सिंगरौली, सोहागपुर, जोहिला तथा उमरिया में होता है। दूसरा कोयला उत्पादक सतपुड़ा क्षेत्र का पेंच, कान्हन, पथखेड़ा एवं मोहपानी है। फिर आइए हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यह राज्य सुरक्षित भंडार की दृष्टि से देश का चौथा एवं उत्पादन में 7वां स्थान रखता है। रानीगंज सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, जिसका कुछ भाग झारखंड में पड़ गया है। कुछ कोयला दार्जिलिंग में भी पैदा किया जाता है। फिर आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि VVI क्वेश्चन है। इसे आपको ध्यान से देखना है और समझना है कि क्या है। तो कोयले का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को 4 वर्गों में रखा गया है। पहला है एंथ्रासाइट। यह सर्वोच्च कोटि का कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। जलने पर यह धुआं नहीं देता तथा देर तक अत्यधिक ऊष्मा देता है। इसे कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। ओके, आइए तो हम लोग देखते हैं क्या था। हाँ, देखिए जो एंथ्रासाइट है इसे कोकिंग कोयला भी कहा जाता है या कहा गया है तथा धातु गलाने में काम आता है। एंथ्रासाइट समझ में आ गया? या स्क्रीनशॉट लेके आप लोग फिर से पढ़ सकते हो या फेयर भी कर लो, फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है बिटुमिनस। यह 70 से 90% कार्बन की मात्रा धारण किए हुए रहता है तथा इसे परिष्कृत कर कोकिंग कोयला बनाया जा सकता है। भारत का अधिकतर कोयला इस श्रेणी का है। फिर है लिग्नाइट। लिग्नाइट यह निम्न कोटि का कोयला माना जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 30 से 70% होता है। यह कम ऊष्मा तथा अधिक धुआं देता है। ठीक है, यानी कि ऊष्मा कम देता है और धुआं ज़्यादा देता है, इसलिए इसे निम्न कोटि का कोयला कहा जाता है। इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। ओके, जो लिग्नाइट रहता है ये भूरा कोयला रहता है। फिर 4 है पीट। इसमें कार्बन की मात्रा 30% से भी कम पाया जाता है। यह पूर्व के दलदली भागों में पाया जाता है। यहाँ पे पाया लिखा हुआ है, ठीक है, पाया लिखा हुआ है, पाया जाता है। तो ये खत्म हो गया। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है? भारत में खनिज तेल के वितरण का वर्णन कीजिए।
तो उत्तर हो जाएगा भारत के मुख्यतः 5 तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। पहला है उत्तरी पूर्वी प्रदेश। यह प्रदेश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, जहां 1866 ईस्वी में तेल के लिए खुदाई शुरू की गई थी। लगभग एक शताब्दी तक यह भारत का एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था। ऊपरी असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि के विशाल तेल क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण उत्पादक डिगबोई, नहरकटिया, मोरान, रुद्रसागर आदि है। अरुणाचल प्रदेश का निगरू और नागालैंड का बोरहोल्ला तेल क्षेत्र उल्लेखनीय है। आइए अब हम लोग चलते हैं 2 पे, गुजरात क्षेत्र। यह क्षेत्र खंभात के बेसिन तथा गुजरात के मैदान में विस्तृत है। यहाँ पहली बार 1958 में तेल का पता चला था। इसके मुख्य उत्पादक अंकलेश्वर, कलोल, नवगांव, कोसांबा, मोहसाना आदि है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 3 है मुंबई हाई क्षेत्र। यह क्षेत्र मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। यहाँ 1975 में तेल खोजने का कार्य शुरू हुआ। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट नामक मंच बनाया गया है, जो एक जलयान है और पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है। यहाँ 80 करोड़ टन तेल के भंडार का अनुमान है। यहाँ का कच्चा तेल पाइप द्वारा स्थल पर पहुंचाकर परिष्कृत किया जाता है। इस क्षेत्र से 2004 से 5 में 22,424 टन तेल का उत्पादन हुआ है, जो भारत के कुल उत्पादन का 66% है। फिर आइए हम लोग देखते हैं इस क्षेत्र के दक्षिण एक और तेल क्षेत्र का पता चला है, जिसका भंडार मुंबई हाई से भी बड़ा है। फिर देखिए 4 में पूर्वी तट प्रदेश। यह कृष्ण गोदावरी और कावेरी नदियों के बेसिन तथा मुहाने के समुद्री क्षेत्र में फैला हुआ है। नारीमनम और कोविलतपल कावेरी प्रदेश में मुख्य तेल क्षेत्र हैं। कुछ समय पूर्व गोदावरी कृष्णा क्षेत्र में भी तेल की खोज हुई है। आइए 5 क्या है बाड़मेर बेसिन। इस बेसिन में मंगला तेल क्षेत्र से सितंबर 2009 से उत्पादन शुरू हो गया। यहाँ प्रतिदिन 56,000 बैरल तेल का उत्पादन हो रहा है। 2012 तक यह क्षेत्र भारत का 20% पेट्रोलियम उत्पादन करेगा। ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है उतना, सिर्फ क्वेश्चन आंसर के तौर पे बताए हैं। जो VVI है वो मैं बता देती हूँ वीडियो में कि कौन क्वेश्चन VVI है, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं। फिर देखिए 6 है जल विद्युत उत्पादन हेतु अनुकूल भौगोलिक एवं आर्थिक कारकों की विवेचना कीजिए। उत्तर हो जाएगा जल विद्युत के उत्पादन हेतु सदावाहिनी नदी में प्रचुर जल की राशि, नदी मार्ग में ढाल, जल का तीव्र वेग, प्राकृतिक जलप्रपात का होना अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं, जो पर्वतीय एवं हिमानीकृत क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके उत्पादन की आर्थिक दशाएं जैसे सघन औद्योगिक विकास, वाणिज्यिक विकास एवं आबाद क्षेत्रों जैसे बाजार, पर्याप्त पूंजी निवेश, परिवहन के साधन, प्राविधिक ज्ञान एवं ऊर्जा के अन्य स्रोतों का अभाव प्रमुख है। फिर आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या है संक्षिप्त भौगोलिक टिप्पणी लिखें। भाखड़ा नंगल परियोजना। सतलज नदी पर हिमालय क्षेत्र में यह परियोजना विश्व के सर्वोच्च बांधों में से एक है। भाखड़ा बांध की ऊंचाई 225 मीटर है। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, जहां 4 शक्तिगृह बनाए गए हैं, एक भाखड़ा में, 2 गंगूबाल में और एक कोटला में स्थापित होकर 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन कर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों के कृषि एवं उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। फिर है दामोदर घाटी परियोजना। यह परियोजना दामोदर नदी के भयंकर बाढ़ से झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को बचाने के साथ साथ
तिलैया, मैथन, कोनार और पंचेत पहाड़ी में बांध बनाकर 1300 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न करने में सहायक है। इसका लाभ बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को प्राप्त है। इस परियोजना के निगम द्वारा ताप विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कोसी परियोजना। कोसी परियोजना उत्तर बिहार का अभिशाप कोसी नदी पर हनुमान नगर यानी कि नेपाल में बांध बनाकर 20,000 किलोवाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है, जिसकी आधी बिजली नेपाल को तथा शेष बिजली बिहार को प्राप्त होती है। अब है हीराकुंड परियोजना। तो यह परियोजना महानदी पर है। उड़ीसा में विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी ऊंचाई 4,801 मीटर है तथा इससे 2.7 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। उड़ीसा एवं आसपास के क्षेत्रों के कृषि एवं उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए रिहंद परियोजना। सोन की सहायक नदी रिहंद पर उत्तर प्रदेश में 934 मीटर का लंबा बांध है और कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण कर बिजली उत्पादित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख किलोवाट विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है। यहाँ के बिजली का उपयोग रेणुकूट के एल्युमिनियम उद्योग, चूर्क के सीमेंट उद्योग, मध्य भारत के रेल मार्गों को विद्युतीकरण तथा हजारों नलकूपों के लिए किए जाते हैं। अब आइए देखते हैं आगे है और तुंगभद्रा परियोजना। यह कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा पर कर्नाटक अवस्थित दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, जो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के सहयोग से तैयार हुआ है। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 1 लाख किलोवाट है, जो सिंचाई के साथ साथ सैकड़ों छोटे बड़े उद्योगों को बिजली आपूर्ति कराता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किन्हीं 4 परमाणु विद्युत गृह का उल्लेख कीजिए तथा उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ओके, तो यहाँ पे आंसर है आप लोगों के पास। पहला है तारापुर परमाणु विद्युत गृह। यह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। यहाँ जल उबालने वाली 2 परमाणु भट्टियां हैं, जिसमें प्रत्येक की उत्पादन क्षमता 200 मेगावाट से अधिक है। अब यहाँ यूरेनियम के स्थान पर थोरियम से प्लूटोनियम बनाकर विद्युत उत्पन्न किए जा रहे हैं, क्योंकि भारत थोरियम के भंडार में काफ़ी समृद्ध है। किसके भंडार में? तो थोरियम के भंडार में काफ़ी समृद्ध है। फिर देखिए सेकेंड है यहाँ पे राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह। यह राजस्थान के कोटा में स्थापित है। यह चंबल नदी के किनारे है, जिससे जल प्राप्त होता है। यह बिजली घर कनाडा के सहयोग से बना है। इसका उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट है। फिलहाल 235 मेगावाट की 2 नई इकाइयों की भी शुरुआत हुई है। फिर देखिए 3 है कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह। तमिलनाडु में स्थित यह परमाणु गृह स्वदेशी प्रयास से बना है। यहाँ 335 मेगावाट की 2 रिएक्टर क्रमशः 1983 एवं 1985 से कार्य करना शुरू कर दिया है। फिर 4 है आप लोगों के पास नरौरा परमाणु विद्युत गृह। यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। राज्य के यहाँ पे है बुलंदशहर के पास है एवं यहाँ 238 मेगावाट क्षमता के 2 रिएक्टर हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 शक्ति यानी कि ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण हेतु कौन कौन कदम उठाए जा सकते हैं। पहला तो ये क्वेश्चन बन गया। फिर है आप उसमें कैसे मदद पहुंचा सकते हो, ये सेकंड। एक क्वेश्चन में कहने का तो एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन छिपा हुआ है, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही आंसर में देखने को आपको मिल जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा शक्ति ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊर्जा संकट विश्वव्यापी समस्या का रूप ले चुका है।
इस परिस्थिति में समस्या के समाधान की दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अंतर्गत ऊर्जा संकट से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता का होना जरूरी है। विश्व के सभी राष्ट्र आपसी भेदभाव को भूलकर ऊर्जा संकट के समाधान हेतु आम सहमति से अगर नीति निर्धारण करेंगे तो आने वाले दिनों में यह विश्व के लिए यह सुखदायी सिद्ध होगा। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपीईसी, ओपेक, विश्व बाजार संगठन डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण एशियाई 8 देशों का संगठन यानी कि G8 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। शक्ति ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण हेतु हम कुछ इस तरह से मदद पहुंचा सकते हैं। इसके लिए तकनीकी विकास का होना जरूरी है। ऐसे मोटर गाड़ियों का निर्माण हो जो कम तेल में ज़्यादा चलते हैं तथा अनावश्यक बिजली का उपयोग रोक कर हम ऊर्जा की बड़े स्तर पर बचत कर सकते हैं। रोक कर के बाद हम थोड़ा सा बगल में लिखिएगा, मेरा गलती से सामने यह सट गया है, ठीक है। ओके, तो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इसके पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस का प्लेलिस्ट बन गया है, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। संपूर्ण चैप्टर समाप्त हो गया है इसी तरह से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।